वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बख्त, जिसके राइटर हैं मेहरुनिसा। आइए पढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। इनकी बात पर नफीसा ने कर्ब से आंखें मींच ली थी। अब ये मत कहना तुम्हें बताया क्यों नहीं। बताने से क्या होगा? कर ही क्या सकती हो तुम? किसी की जुबान नहीं रोक सकती तुम। खैर, अभी तो वो बच्चा है, कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तब सोचा है क्या होगा। वो मारने वालों को मार के आएगा, गालियां देने वालों को दो गालियां ज्यादा देकर आएगा। ये फ्यूचर होगा इसका। इसके लिए कर रही हो इतनी मेहनत? सरी कहकर खामोश हो गई थी। नफीसा भी खामोशी से उमर को देखने लगी थी। 10 मिनट बाद जब जरी नफीसा को छोड़ने गेट तक आई तब उन्होंने अपनी दोस्त को कहते सुना, जरी रहमान भाई से कहो मेरे लिए कोई घर ढूंढ दे। मैं इसी महीने उमर को लेकर यहाँ से शिफ्ट होना चाहती हूँ, लेकिन शहर नहीं बदलूंगी। और फिर वो कहकर रुकी नहीं थी, उमर का हाथ थामे वहां से निकलती चली गई थी। सरी ने अफसोस से इनको जाते देखा था। नफीसा का जाना इनका दिल उदास कर रहा था। ये इसके 4 दिन बाद का जिक्र है, जब नफीसा कुछ परेशान सी कोर्ट से वापस आई थी। उमर अपनी माँ को चुप देकर बेचैन हुआ। ये वो वक्त था जब उमर को हर टेंशन का हल आइसक्रीम लगती थी। फिर नफीसा के लाख रोकने पर वो नफीसा के लिए आइसक्रीम लेने मोहल्ले की दुकान पर गया था, मगर थोड़ी देर बाद रोता हुआ वापिस आया था। नफीसा के पूछने पर जो कुछ उमर ने बताया वो सुनकर नफीसा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। बस यहाँ इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। गम और गुस्से की शिद्दत से इसको रोना आने लगा था, मगर वो कोई कमजोर औरत नहीं थी कि अगले ही दिन उन्होंने नदीम के बाप पर गैर कानूनी कब्जे का केस दायर किया था। और फिर 2 महीने के अंदर दुकान को सामान समेत सील कर दिया गया था। गोया कि अब भी इनका दिल खुश नहीं हुआ था, लेकिन दिल के एक कोने में जरा सा सुकून आया था। इसके बाद कुछ अरसे तक रावी चैन ही चैन लिखता रहा, और फिर कुछ ही वक्त बाद मोहल्ले वालों ने फिर से इनके साथ बैर बांध लिया था। लेकिन अब ये जरूर हुआ था, उन्होंने ना अब कभी उमर को मारा था और ना इस दुकान पे की जाने वाली हरकत दोहराई थी, लेकिन लफ्जों के तीर बराबर चलाते थे। नफीसा फजर के बाद बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। अब मोहल्ले के लोगों ने अपने बच्चों को ये कहकर हटा लिया था कि जिस घर में एक ऐसा बच्चा हो जिसका ना कोई घर है ना खानदान का आता पता, जिसके बारे में ये तक पता ना हो कि वो जायज भी है या नहीं, भला इस घर में वो अपनी बच्चियों को कैसे भेजे। नफीसा का दिल कटता था इनकी बातें सुनकर, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे भी कुछ अरसे में वो यहाँ से चली ही जाती। उमर इनके वजूद का हिस्सा बेशक नहीं था, लेकिन उन्होंने इससे मोहब्बत बेटों से भी ज्यादा की थी। और फिर इन्हीं दिनों उमर को सर दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत रहने लगी थी। नफीसा बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन जब वो इनको चेकअप के लिए लेकर गई तो डॉक्टर ने इनको कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा था। 2 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी। वो रिपोर्ट नहीं थी, जहर की शीशी थी जिसने नफीसा के सारे जिस्म से जहर भर दिया था। इस रिपोर्ट में लिखने लफ्जों ने नफीसा के जिस्म से रूह खींच ली थी। इस रिपोर्ट में लिखा था, उमर हयात को ब्रेन ट्यूमर है। हाले को यूनिवर्सिटी से पिक करने में राज साहब खुद आए थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी एक रेस्टोरेंट पे रोकी थी। हाले को हैरत नहीं हुई थी, वो जानती थी जज साहब ने अपनी अदालत यहाँ शुरू करेंगे। हारून इसकी कॉल नहीं उठा रहा था। इसको परेशानी हुई थी, लेकिन इसने शाम में इसके घर जाने का सोच रखा था। ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। हाले आ तो गई थी, लेकिन अब शदीद बोर हो रही थी क्योंकि मिराज असल बात शुरू ही नहीं कर रहे थे। इतने में खाना आ चुका था, फ्राइड राइस, मटन, मीट बॉल्स और रशियन सैलेड। साथ हाले की भूख चमक उठी थी। मिराज ने जरा से चावल इस प्लेट में निकाले थे। हमेशा की तरह वो रगबत से खाने लगी थी। एक चम्मच मुंह में रखते ही लज्जत सी मिल जाती। अच्छा खाना इसकी कमजोरी थी। शाहिद ने आज मुझसे तुम्हारे और हारून के रिश्ते की बात की है। वो चाहते हैं कि अभी मंगनी हो जाए, शादी 1 साल बाद कर ली जाए, या जब तुम चाहो। उन्होंने हाले के सर पर बम फोड़ा था। हाले को बेख्तियार चावलों का जायका कड़वा लगा था। आपने क्या कहा? इसने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा था, लेकिन इसके पानी का गिलास उठाते हाथ कांपे थे, दिल जोर से धड़का था। पापा ने हाँ ना की हो, अल्लाह प्लीज। मैंने जाहिर है तुमसे बात करने का वक्त मांगा है, लेकिन मुझे तो बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई कमी नजर नहीं आती। हारून तुम्हारा दोस्त है, एक दूसरे को जानते भी हो, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी है। मुझे तो हर लिहाज से रिश्ता बेहतर लगता है।
वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे हाले के कोई दोस्त हो। अम्मा ने क्या कहा? वो तो 7वें आसमान पर है सुबह से, लेकिन थोड़ी परेशान भी है और उनकी तबीयत बहुत खराब है। रात से क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? वो अचानक इतना बीमार कैसे हो गया? वो सोचती नजरों से इसको देखते हुए पूछ रहे थे। क्या वो ज्यादा बीमार हुआ है? इसको चले बाबा, इसको देख कर आते हैं। वो परेशान हो चुकी थी तभी खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। इस उजलत का मतलब मैं हाँ समझू? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। अल्लाह अल्लाह बाबा, मैं इस वक्त परेशान हूँ, पता नहीं इसको क्या हुआ होगा। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था। वो अपना बैग और मोबाइल उठाते हुए बोल रही थी। महराज साहब ने बिल पे किया और हाले के साथ रेस्टोरेंट से निकलते चले गए। थोड़ी देर बाद वो हारून के घर की तरफ जा रहे थे। हाले ने फोन करके अम्मा को बता दिया था कि वो आज लेट आएगी। महराज साहब ड्राइव करते हुए गाहे बगाहे इस पर नजर भी डालते थे। परेशान मत हो, अब ठीक है। वो इसको मुस्तरब देखकर तसल्ली देते हुए बोले थे। बाबा, वो बहुत एहसास है, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब फिर पता नहीं क्या हुआ, किस चीज का दिल से लगा लिया है। वो शदीद डिस्टर्ब थी। क्या इसकी इस हालत का ताल्लुक तुमसे है? उन्होंने डायरेक्टली सवाल किया था। आपको क्यों ऐसा लगा है? मैं भला क्या बोल सकती हूँ इसको? उफ, काश वो जज ना होते तो इतने डायरेक्ट सवाल। वो कल दोपहर घर आया था। हाले से मिलकर भी नहीं गया और ना ही मिद्दत की बारात पर आया। घर जाने के बाद इसकी हालत ऐसी है। जब से बाबा ने इसको ये बताया था, इसके दिल में खटका सा था कहीं इसने कुछ सुन ना लिया हो। और वो इससे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसको इस तरह पता लगे ये भी वो इसने नहीं चाहा था। मुझे क्या इस वक्त कोई भी तुम्हें देख लेगा, इसको यही लगेगा हाले तुम टेंस हो, बार बार उंगलियां चटक रही हो। तुम जल्दी वहां पहुंचना चाहती हो, लेकिन जैसे जैसे घर करीब आ रहा है तुम्हारा इस तरह बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे चेहरे पर साए लहरा रहे हैं। तुम इससे गुस्सा भी नहीं हो। इसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे हवास काम नहीं कर रहे। शायद तुम गिल्टी हो। वो शेल से इनको सुने जा रही थी। आपको कैसे पता? वो बहुत देर बाद बोली थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ हाले, तुमसे वाकिफ हूँ। आम हालात में इस वक्त तुम नाराज होती कि इसने तुम्हें बुलाया क्यों नहीं जब वो बीमार है। कौन बीमार बताता है कि कॉल करके भला इससे बात का असर जाहिर करना चाहा? हारून शाहिद। जवाब फौरी तौर पर आया था। शाहिद, ऐसा ही कुछ है। मैं यकीन से नहीं कह सकती, बस मुझे ऐसा लग रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, बस इसने दुआ की थी। हाले कोई ऐसी बात है जो तुम चाहती हो हारून को पता ना चले? बाबा, आप क्या हैं? कोई काला जादू तो नहीं सीख रहे किसी बंगाली बाबा से? मैं तो बिल्कुल हैरान हो रही हूँ आज। मैं हर दफा ही मसला बूझ लेता हूँ, तुम हर दफा ही इतनी ही हैरान होती हो। वो कंधे झुकाते हुए बोले थे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही थी उन्होंने। वो हर दफा इसका मसला बगैर कहे समझ जाते थे। कभी कभी तो हाले को लगता था वो असल मसले से वाकिफ है और हाले से छुपा रहे हैं। हम मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना बाबा? इसने बात ही घुमा दी थी। जाहिर है तुम मेरी पहली औलाद हो। वो सड़क पर नजरें जुमाए हुए बोले थे। क्या आप ही से भी ज्यादा? सारी दुनिया से ज्यादा। तुम मेरा पहला एंजल हो हाले। इनके लहजे में मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत। और आप ही, इनसे कितना प्यार करते हैं आप? बहुत ज्यादा। वो मेरी भांजी है, जाहिर सी बात है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मतलब मुझसे कम मोहब्बत है इनसे। वो जैसे खुश हुई थी। अपने बाप के बारे में वो काफी शिद्दत पसंद थी। शादी के 10 साल तक हमारी औलाद नहीं हुई। इस सारे अरसे में तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रही। इसको लगता हमारी कभी औलाद नहीं होगी। इसने काफी दफा मुझसे बच्चा अडॉप्ट करने की भी बात की, लेकिन मैं नहीं माना। और जब नगीन के यहाँ महरमा पैदा हुई तो ऐसा लगता था कि वो नगीन की बेटी है। तुम्हारी अम्मा हर 2 दिन बाद इससे मिलने चली जाती, ढेरों तोहफे लेकर। हर हफ्ते वहाज और नगीन को डिनर और लंच के लिए दावत दे आती। वो गोल्डन टाइम था जब हम सब बहुत खुश थे। वहाज बहुत अच्छा हो गया था। वो नगीन को बहुत खुश रखता था, अपनी बेटी से भी बहुत मोहब्बत करता था। सब ठीक था। खैर, हसीना ने महरमा को अपनी बेटी मान लिया था। मैं कभी नहीं मान सका। मुझे यकीन था अल्लाह मुझे मेरी औलाद देगा। ये नहीं था कि मुझे इससे कोई मसला था। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन अपना खून, अपनी औलाद, एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग फीलिंग। मैं कभी मेहर के लिए ऐसा नहीं फील कर सका। फिर जब 4 साल बाद अल्लाह ने मुझे तुमसे नवाजा, वो वक्त, वो फीलिंग हाले मैं अगर चाहूं भी तो बयान नहीं कर सकता।
مجھے لگا تھا اللہ نے مجھے زمین پر ہی جنت دے دی ہو۔ اس کے لہجے میں تشکر تھا، خوشی تھی، حیرت تھی یا محبت تھی؟ حالے فیصلہ نہیں کر پائی۔ اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ حالے نے آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ ان کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ وہ لوگ ہارون کے گھر پہنچ چکے تھے۔ کارڈ نے ان کو دیکھ کر گیٹ کھول دیا تھا۔ حالے ہنوز ان کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ حالے بچے ہم پہنچ گئے۔ آئی لو یو بابا، وہ سر اٹھاتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ نہیں حالے، میں تمہاری پاکٹ منی نہیں بڑھاؤں گا اور نہ اگلے 2 مہینے تک تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ڈلواؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی کا حکم ہے۔ تم نے ان کے حکم کی عدلی کی ہے، اب انہی سے رابطہ کرو۔ انہوں نے حالے کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اے لو، سارا ایموشنل سے غارت ہی ہو گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں نے یہ 2 لیٹر آنسو پاکٹ منی کے لیے نکال رہی ہوں؟ وہ صدمے سے بولی تھی۔ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے۔ ویسے میں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی، بس حسن کو پیسے چاہیے تو میں نے دے دیے۔ اس نے اپنی مہینے کی پاکٹ منی ایک دن میں خرچ کی تھی بیٹا، اور یہ بتانے کو بھی آمادہ نہیں تھا کہ پیسے گئے کہاں۔ اس جرم کی سزا میں اس کے اکاؤنٹ تمہاری اماں نے فریز کیے تھے۔ یہ بات جانتے ہوئے تم نے اس کو رقم دی؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ بھائی ہے میرا اور وہ بیوی ہے میری، وہ بھی دبو بدو بولے تھے۔ حالے پیر پٹکتی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی کہ پیچھے سے آتی میراج سلطان کی آواز نے اس کے قدم تھامے تھے۔ تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھے نا، مجھ سے سوال جواب کیوں کر رہی ہیں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ ممانی کلس کر رہ گئی تھی۔ اب جاؤ ملے یا مزید تفتیش کرنی ہے؟ اس نے بازو سینے پر باندھ کے سکون سے پوچھا تھا۔ جہنم میں جاؤ، انہوں نے تیش سے کہا تھا۔ آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بھی پرسکون تھی۔ ممانی اس کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی حالے کے تاثرات بگڑے تھے۔ سب میرے ہی دشمن بن گئے ہیں، اللہ پوچھے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہارون کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ملکہ جیسے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر سوئچ پر ڈھونڈنا چاہا اور چند ہی سیکنڈ میں وہ سارے کمرے میں روشنی کر چکی تھی۔ سامنے بیڈ کی طرف دیکھا تو ہارون بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کو دیکھ کے گہری سانس بھرتی وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آ رہی تھی۔ ہارون آنکھیں موندے اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے آتے ہی اندھیرے ختم کر دیے تھے۔ کیوں؟ اس کی موجودگی ہارون کی دنیا روشن کرتی تھی۔ کیسے ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھتی اس کو تشویش سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیوں؟ اس کا بولنا جسم کی غذا کا کام کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ تم جاؤ حالے، مجھے ضرورت نہیں کسی کی۔ تم سب میرے ساتھ یہی کرتے ہو، میری کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ پپا، تم، مما، سب ایک جیسے ہو، کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں میں۔ وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ حالے کئی سالوں سے اس کے ایسے خود ترسی بھرے جملے سنتی آئی تھی، لیکن اب بس۔ ہارون، کب تک اس طرح کرتے رہو گے؟ آج بتا ہی دو مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح بچے بننے سے تمہیں محبت مل جائے گی؟ بچپن میں اپنے بابا کے لیے یہ سب کرتے تھے، اب پتہ نہیں کیوں۔ کیا وہ واقعی اس کیوں کا جواب نہیں جانتی تھی؟ گرو اپ ہارون، اس طرح بھیک ملتی ہے، محبت نہیں۔ کیا تم نے کبھی سڑک کے کنارے کھڑے بھکاریوں کو دیکھا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس حال، فاقہ زدہ شکلیں، رحم کی بھیک مانگتے، اللہ کے واسطے دیتے، جھڑکیاں دینے پر بھی سامنے سے نہ ہٹنے والے۔ ذرا سی بھی بھیک ملنے پر وہ لوگ وہاں سے ہٹ تو جاتے ہیں، لیکن تم نے کبھی ان کے چہرے پر خوشی دیکھی ہے؟ وہ خوش نہیں ہوتے ہارون، ان کا حرص نہیں ختم ہوتا، کیونکہ بھیک ضرورت پوری کرتی ہے، خوشی نہیں دیتی۔ بھیک دل نہیں بھرتی۔ وہ بھر ہی تو گئی تھی۔ اور دوسری طرف کوئی سفید پوش انسان اس کو اگر کمپنی سے ذرا سا بونس ملے یا فیکٹری سے ذرا سی بھی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، وہ پھولے نہیں سماتا، کیونکہ یہ کام اس نے اپنے فقار کو قائم رکھ کر کیا ہوتا ہے۔ تم اگر بھیک میں محبت چاہتے ہو تو بتاؤ، بننا ہے بھکاری؟ خود کو دیکھا ہارون، اپنا چہرہ دیکھو، بلکہ میں دکھاتی ہوں۔ وہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہارون کے سامنے کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ دیکھو اس میں اپنا چہرہ، کسی فٹ پاتھ کے بھکاری جیسا لگ رہا ہے جی یا نہیں؟ بکھرے بال، میلا کچیلا لباس، سوجی آنکھیں اور آنکھوں میں رحم کی بھی۔ تم کہیں سے بھی وہ سفید پوش انسان نہیں لگ رہے ہو۔
जिसको बोनस में दी जाने वाली तनख्वाह से खुशी में पता हो। वो सफेद पोश क्यों खुश होता है? इसलिए नहीं कि वो मेहनत की कमाई ले रहा है, वो तो इसकी पे है, इसकी मेहनत, इसको तनख्वाह की सूरत मिल रही है। बोनस इनाम होता है हारून, इस तरह मोहब्बत भी इनाम है, भीख नहीं। मर्द बनो हारून, मर्द। तुम तो मर्द बनना ही भूल गए हो। असल मर्द को अपना वकार बहुत अजीज होता है। तुम्हारे अंदर का बच्चा मरता ही नहीं। हाँ ठीक है, आप अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, लेकिन जब इसकी जरूरत हो तब। तुम आज भी 2 साल के बच्चे की तरह रोते हो। तुम्हें आज भी लगता है कि अगर तुम रो दोगे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खिलौना ले आएंगे। तुम खुद क्या हो? क्या किया है तुमने जिंदगी में? मैं तुम्हें डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, ना तुम्हें कमतर समझती हूँ, लेकिन तुम खुद को वेस्ट कर रहे हो। क्यों? ताकि मेरे और अपने पेरेंट्स के करीब रह सको। तुम अपनी इज्जत नहीं करते, इसीलिए तुम्हें वो बोल रही हूँ। हारून दम साधे सांस रोके सुन रहा था। तुम्हें कभी कोई मसला नहीं हुआ किसी के आगे झुकने से। तुमने कभी महसूस ही नहीं किया कि तुम खुद को डिग्रेड कर रहे हो, क्योंकि तुमने कभी खुद को कोई मुकाम दिया ही नहीं। तुम हारून, तुम फैसला कर लो, तुम्हें भिखारी बनना है या अपना वकार कायम रखना है। बावकार बनो हारून, बावकार। मर्द ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बोलते बोलते इसका सांस चढ़ गया था, इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत, लेकिन हर दिन ये बात नहीं बताऊंगी। तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो कारोबार छोड़कर तुम्हारे लिए घर नहीं बैठेगा। तुम्हें अपने दिल से मोहब्बत का हिर्स खत्म करना होगा, वरना तुम एक दिन सब खो दोगे। हारून जल से इसको देखे जा रहा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। इसको लग रहा था कि इसकी जुबान मफलूज हो गई है। ये कैसा आईना था जो आज हाले ने इसको दिखाया था? इस आईने में अगर हारून शायद खुद को देखे तो अपनी इज्जत ना करे। क्या वो मोहब्बत को पाने के लिए भीख मांगने लग गया था? क्या वो सारी उम्र भीख में मिली मोहब्बत के सहारे जिएगा? क्या वो कभी अपनी इज्जत नहीं कर सकेगा? क्या मोहब्बत इज्जत और विकार से ज्यादा जरूरी है? दोनों के दरमियान होलनाक खामोशी का वक्फा आया था। हाले अब इसके करीब से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई थी, लेकिन हारून की नजरें अब भी इस नुक्ते पर ही जमी थी। इसको अब भी लग रहा था हाले इसके सामने बैठी है। करीब 10 मिनट के बाद इसको हाले की आवाज अपनी समातों पर दस्तक देती हुई सुनाई दी। तुम कल मुझसे मिलने आए थे। अब वो खुद को कुदरे पुरसुकून कर चुकी थी। तभी आम से लहजे में पूछा था। काश ये कह दे कि मैं नहीं आया था। हाले हाले ने दिल से दुआ की थी। हाँ आया था, तुम सफीर से बात कर रही थी तो मैं वापिस आ गया। इसने सच बोला था। लहजा अब किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। चेहरा स्पॉट हाले फैसला नहीं कर सकी कि इसने कुछ सुना था या नहीं। हाले चुप थी, वो कुछ बोल ही नहीं थी। कुछ बोलने को था क्या? हारून सफीर ने मुझे प्रपोज किया है। चंद लम्हों बाद हाले अपनी तमाम तरह हिम्मत जमा करके बोली थी। हारून ने जख्मी नजरों से इसको देखा था। उफ, ये नजरें क्या नहीं था इनमें? दर्द, तकलीफ, मोहब्बत। मैंने सुन लिया था। इसने हाले पर से नजरें हटा ली। वो अब खिड़की की तरफ देखता हुआ बोला था। मैंने इसको हाँ कहा है। हारून को लगा था किसी ने इसका दिल बर्छी से काट दिया हो। दर्द हद से सवा था। मैं ये भी जानता हूं। वो नहीं जानता था इसने ये लफ्ज कैसे अदा किए। वो चीखना चाहता था लेकिन जुबान मफलूज थी। चीजें तोड़ना चाहता था लेकिन हाथ बेजान थे। वो यहां से उठ के भाग जाना चाहता था लेकिन वो बैठा था, खुद पर जब्त करके, दिल पर जबर करके। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ हाले। वो बेडशीट के डिजाइन पर उंगली फेरता हुआ बोला था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कल क्यों नहीं बताया? इसके लहजे में फसफसे थे। तो मुझे क्यों बताती? कोई किसी को नहीं बताता। किसकी दुनिया लुट चुकी है। कोई किसी को नहीं बताता कि इसका सांस लेना अब दोबर हो गया है। कोई किसी को नहीं बताता कि अब इसका दिल वीरान जंगल रहेगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब वो सारी उम्र एक आधी अधूरी जिंदगी जिएगा अपनी मोहब्बत के बगैर। कोई किसी को ये नहीं बताता कि अब इसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी, लेकिन वो ये सब सोच ही सका था और जब बोला तो बस इतना। नहीं, मुझे पता था तुम मुझे खुद आकर बताओगी।
اتنا تو یقین تھا مجھے اپنی دوستی پہ۔ ہارون جو دل میں ہے کہہ دو، میں سن رہی ہوں۔ اس طرح کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ ناراض ہو تو چلاؤ، اداس ہو تو مجھ سے بات کرو، میں دوست ہوں تمہاری۔ اس کے لہجے میں بے بسی سی تھی۔ ایک لمحے کو ہارون نے سوچا، لعنت ڈالو وقار پر، مٹی ڈالو اپنی عزت پر۔ حالے اگر بھیک ہے تو بھیک ہی صحیح، کم از کم میرے ساتھ تو ہوگی۔ لیکن بس ایک لمحے کو۔ میں ٹھیک ہوں حالے، تم پریشان مت ہو، کوئی بات ہوگی تو ضرور بتاؤں گا۔ وہ تم لوگوں سے آگے کا کیا سوچا ہے؟ یہ سوال اس نے اپنے وقار قائم رکھنے کو پوچھا تھا، لیکن دل کے ٹانکے گویا اکھڑے سے لگے تھے۔ پھر بات کریں گے چچی سے اور میں بابا سے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تمہارا پرپوزل ہے۔ صبح ماموں نے بات کی تھی امی اور بابا سے، اب اس شوشے سے جان چھڑواؤ تو آگے کا سوچیں گے۔ مسئلہ ہارون کا رشتہ مسئلہ ہے؟ تم پھر سے پیار کرتی ہو؟ یہ سوال اس کے رگوں سے خون نچوڑ گیا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانا چاہا جب حالے نے اٹھ کے جگ سے پانی نکالا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ہارون ایک ہی سانس میں سارا کا سارا پانی پی گیا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ابھی تو بس سوال کیا تھا، جواب کی اذیت تو ابھی باقی تھی۔ پیار کا تو پتا نہیں، لیکن وہ جب میرے سامنے ہوتا ہے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے نا، میرے کانوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہارون نے بیڈ شیٹ کو زور سے مٹھی میں بیچ لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے سننا ہوگا، مجھے اپنا وقار رکھنا ہوگا۔ وہ اگر مجھ سے رخ پھیر لے تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر یہ محبت ہے تو ہاں، مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے جذبات کے عالم میں بول رہی تھی۔ اور میں کہاں ہوں ان سب میں؟ تم سے بھی بہت محبت کرتی ہوں ہارون۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم بیسٹ فرینڈ ہو میرے۔ ہم ساتھ ہنسے ہیں، ساتھ روئے ہیں، کھیلے ہیں، گرے ہیں، ساتھ اٹھے ساتھ ہیں۔ تم میرا کمفرٹ زون ہو، میں تمہیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ پھر تو صرف محبت ہے، تم سے تو ہزار تعلق ہے میرے۔ وہ دل سے بولی تھی، اس کے لہجے میں بس خلوص تھا۔ خیر، وہ تمہاری ڈین چچی کو منانا بہت مشکل ہے، خون چوس لے گی وہ، اپنا بھی اور تمہارا بھی، لیکن مانے گی نہیں۔ لکھوا لو، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ ہٹو بدتمیز، ساس ہے میری۔ حالے نے اب اس کو دھمکا جڑا تھا۔ ہاں، ڈائن ساس، سٹار پلس تو اب سلطان منزل میں لگا کرے گا۔ لوگ دور دور سے آئیں گے یہ دیکھنے کہ آج سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ پھڈا پڑا ہے یا چچی کا نیا سوٹ جلنے پہ۔ حالے کو سفیر نے 2 ہاتھ لگائے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے حالے کے مستقبل کا خوفناک نقشہ کھینچ رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تمہارے منہ میں خاک، بلکہ پورے تھر کے صحرا کی ریت۔ کالی زبان والے، منہ بند رکھو اپنا۔ وہ بس غصے کی تیز ہے، باقی وہ بہت سویٹ ہے۔ اور سفیر، مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو دور، اونچی آواز میں بھی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں مان تھا۔ سفیر کا نام اس کے منہ سے سن کر ان کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ چلو دیکھیں گے حالے بیگم۔ خیر تم آرام کرو، میں گھر جا رہی ہوں، لیٹ ہوں کافی۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس کی گرے آنکھوں میں ایک آس سی تھی۔ میں کل صبح آؤں گی سفیر کے ساتھ۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بند اس مٹھی سے ٹکراتی ہوئی بولی تھی۔ اف، یہ سفیر! ہارون نے قرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ حالے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، ہارون کی آواز نے اس کو روک لیا تھا۔ جو کچھ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا وہ اس لیے تھا نا کیونکہ مقابل تم ہو۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ حالے چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر مڑے بغیر بولی تھی، نہیں، وہ سب اس لیے کہا کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ مقابل کوئی بھی ہوتا میں یہی کہتی، میں تمہیں تمہارا وقار اور عزت عزیز رکھنے کا کہتی۔ وہ مڑی نہیں تھی، کہہ کر چلی گئی تھی اور اپنے پیچھے ہارون شاہد کو پتھر کا بت بنا گئی تھی۔ ممی کدھر ہیں آپ؟ ممی یار کدھر ہیں آپ؟ سفیر اپنی الماری میں منہ دیے ممی کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جب مہرمہ وہاں سے گزری، سفیر کی آواز کم چیخے زیادہ سن کر مہر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔
کوئی چیز چاہیے آپ کو مجھے بتا دیں، اس نے آفر کی تھی۔ یار میری ایک شرٹ تھی، لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تب یہیں رکھی تھی، اب مل ہی نہیں رہی۔ ممی کو بھی کب سے آوازیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ وہ سخت جلایا ہوا تھا۔ ممانی جان اپنی کسی دوست کے ساتھ لنچ پر گئی ہیں، مجھے بتا دیں کس کلر کی شرٹ تھی، میں دیکھ دیتی ہوں۔ وہ اب الماری کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یار سفید کو ہر بات پہ یار کہنے کی بہت عادت تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی تھی۔ بلکہ ویٹ، میرے پاس پک بھی ہے، آن لائن آرڈر کی تھی فرحان نے سب فرینڈز کے لیے۔ اور کیا بچوں والے شوق ہیں فرحان کے بھی، ہمیشہ میچنگ شرٹ ہی پہننی ہے۔ سفید تب تک تصویر ڈھونڈ چکا تھا اور اب اس موبائل میں مہرماں کے آگے کیا تھا۔ یہ دیکھو یہ ہے۔ مہر نے آنکھیں سکیڑ کے چند سیکنڈ اس تصویر کو دیکھا تھا اور پھر وہ ہنستی ہی چلی گئی، منہ پر ہاتھ رکھ کر۔ زور زور سے وہ بس ہنسے ہی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، لیکن وہ ہنسے ہی جا رہی تھی۔ کیا کوئی دوڑا پڑ گیا ہے کیا جو ایسے ہنس رہی ہو؟ سفید دانت پیس کر بولا تھا۔ یار بند کرو ہنسنا مہر، اب بس چپ کر جاؤ، وہ خوف سے بولا تھا۔ اوکے اوکے آئی ایم سوری، وہ اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ یہ شرٹ حالے نے بخش کو دے دی تھی اس کی فیئرویل پارٹی سے پہننے میں۔ اف سویر، میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہنس ہنس کے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ بخش کو دے دی، لیکن کیوں؟ وہ بلجھا ہوا تھا۔ لاسٹ ویک اس نے آپ کو کال کر کے پوچھا تھا نا کہ آپ کی کوئی شرٹ ہے جس کو آپ استعمال نہ کرتے ہو؟ آپ نے اس کو کہا تھا لیوینڈر کلر کی شرٹ لے لے آپ کی وارڈروب سے، تو اس نے لے لی۔ مہر اب بھی ہنس رہی تھی۔ میں نے لیوینڈر کلر کی کہا تھا، یہ لائٹ پرپل ہے، وہ صدمے سے بولا تھا۔ جیسے آپ کو نہیں پتا حالے کو کلرز کی کتنی پہچان ہے۔ یہ 75,000 کی شرٹ اب بخش پہن کے گھومے گا؟ وہ اب بھی شوق میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالے کلر بلائنڈ ہے۔ خیر تم کوئی شرٹ اور نکال دو پلیز۔ جی میں نکال دیتی ہوں، اب فریش ہو جائیں۔ تم بہت اچھی ہو مہر، سچ میں۔ ویسے یہ حالے کہاں ہے؟ وہ ہارون سے ملنے گئی ہے، آتی ہی ہوگی، کال کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ممی کو بتا دینا میرا ایک بزنس ڈنر ہے رات کو میں دیر سے آؤں گا۔ اوکے کہہ دوں گی۔ مہر اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کو سجاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ حالے اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس نے زرد شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پاس بیٹھی مہرماں کسی کتاب کا مطالعے میں غرق تھی۔ حسن صوفے پر آرا ترچھا لیٹا تھا۔ یوسف صاحب نے رات کے کھانے پہ بھی حالے کو بلانا چاہا، لیکن وہ شائستگی سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ہیلو انڈے کی زردی، حسن کی تپا دینے والی آواز سن کر وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ اے حسن غلام، کیوں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے؟ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ میں بابا کے پاس جاؤں گی اب شکایت لے کر، پڑھنے نہیں دے رہے یہاں کوئی۔ وہ آدھے گھنٹے سے یوں ہی حالے کو تپا رہا تھا۔ میں تو بس یہ پوچھا ہوں ہارون بھائی کیسے ہیں اب؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم یہی تو پوچھے جا رہے ہو۔ اب اگر میرے اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے تم نے مجھے انڈے کی زردی بلایا تو اس پرکٹی کا نمبر ابا کو دے آؤں گی۔ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کر اسے پوائنٹ کرتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ، بس تم 10,000 روپے دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہرما کو جیسے ان دونوں سے غرض ہی نہیں تھی، وہ سنجیدگی سے اپنا کام میں مگن تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا نا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی وزنی پتھر تو نہیں گرا سر پر؟ شکل تمہاری 10 روپے والی بھی نہیں، اور یہاں تم مجھ سے 10,000 لوگے؟ کیا میرے ماتھے پر پاگل لکھا ہوا ہے جو اب تمہیں پیسے دوں گی؟ پچھلی بار تمہاری مدد کی تھی، اس کا جرمانہ اب تک بھگت رہی ہوں، نکلو یہاں سے، شاباش۔ وہ اس کو انگلی سے باہر نکالنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، لیکن حسن پر کوئی خاطر خواہ اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، میں پھر اماں کے واٹس ایپ پہ ان کو مدت باجی والی مہندی کی پکس بھیجنے لگا ہوں، جس میں آپ نے وہ پنک دوپٹہ پہن رکھا ہے جو اماں نے آپ کی جہیز کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کیا کہتی ہیں پیاری اپا؟ وہ دل چلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تو مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ حالے کو یقین نہیں آیا تھا۔ اف، تم دونوں باہر دفعہ ہو جاؤ، پڑھنے دو مجھے۔ بہن نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ان دونوں کو ڈپٹا تھا، لیکن وہ دونوں بھی صدا کے ڈھیٹتے کوئی اثر ہی نہیں لیا۔ نہیں، کوشش نہیں کر رہا، تمہیں دھمکا رہا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ آپی، آپ دیکھ رہی ہیں اس جھینگے کو؟ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گی، آپ اس کو نکال دیں باہر۔
वरना आज से आपका एक भाई ही होगा, सफीर सुल्तान, बस। बको मत हाले, सोच समझ कर बोला करो, जो मुंह में आता है बस बोल देती हो। दफा हो जाओ दोनों यहाँ से, दोबारा नजर ना आना मुझे। महरमा किताब को फेंक कर चीखते हुए बोली थी। हाले तो हैरान नजरों से इसको देखती रह गई थी। इसे लगा था इसकी बहन ने हसन के मरने की बात पर इतना रिएक्ट किया है। वो नहीं जानती थी कि इसने खुद को मारे जाने पर ऐसा रिएक्ट किया है। आपी, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। वो अपनी हैरानी छुपाती पर मुश्किल बोली थी। हाले, मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, वो फिर चिल्लाई थी। हसन हाले के बाजू को पकड़कर घसीटता हुआ वहां से ले गया था और अपने कमरे में ले जाकर इसको अपने बेड पर बिठा दिया था। खुद वो इसके साथ बैठ गया था। हाले अभी भी बेयकीन थी। क्या ये महरमा थी? पुरसुकून, हम वक्त मुस्कुराने वाली, बड़ी से बड़ी बात को पुरसुकून अंदाज में डील करने वाली। वो तो आज तक हाले पर चिल्लाई ही नहीं थी, और आज ऐसा भी क्या हो गया था कि आज आप ही को गुस्सा आ गया? हाले, तुम टेंस मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। सुबह तक फिलहाल तुम इनके पास मत जाना, खामखा बात बढ़ जाएगी। रिलैक्स रहो, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। वो थोड़ी देर पहले वाला हसन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। आंखों में अपनी बहन के लिए फिक्र थी। मैं ठीक हूँ, तुम बच्चों को देखो। इसकी रंगत मुतगैर हो गई थी। इसको बहुत बड़ा शौक लगा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही हूं मैं। अम्मा, अम्मा को बुलाकर लाऊं? इसको अपनी उम्र के मुताबिक यही हल सूझा था। छोड़ो, वो अभी सोई हैं, इनको डिस्टर्ब मत करो। तू वंश फिलहाल मेरे को अकेला छोड़। मेरा हाँ पिया वेंदा है। तुम जाओ, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, इधर ही हूँ तुम्हारे पास, वो जिद्दी लहजे में बोला था और फिर आराम से हाले के सर अपने कंधे पर लगाया था। हाले को इसके मजबूत कंधे लगे थे। वो इसका भाई था, इसका माजया। मेरी बहन, तू मेरा सां है। मेरी बहन तू मेरी सांस हो, वो मोहब्बत से बोला था। हसन के कमरे से जरा दूर अगर महर के कमरे में जाए तो वो सर हाथों में दिए फर्श पर बैठी थी। इसके चेहरे पर मलाल था, बुरी आंखों में तकसुफ था। वो कैसे अपने बहन भाइयों से ऐसे बात कर सकती है? रात का सारा गुबार इसने हाले पर निकाल दिया था। पछतावा वो शदीद था, लेकिन हाले कैसे सफीर को इसका भाई बोल सकती है? क्या वो बस इतनी सी बात पे अपनी बहन को डांट सकती है? वो अपनी सोचों में गर्क थी जब इसको सफीर की कॉल मसूल हुई। इसने बेदिली से कॉल अटेंड की थी, जबकि दूसरी तरफ वो हशाश बिशाश सा था। क्या कर रही हो कजन? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ, वो लहजे में नॉर्मल लगती हुई बोली थी। तो फिर क्या ख्याल है, खाना खाया जाए? मैं खा चुकी हूँ, वो अब भी बेदिल थी। कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? इसने हार नहीं मानी थी। जैसा आप चाहें, वो थके थके से अंदाज में बोली थी। सफीर की बात वो नहीं टाल सकती थी, इसको अंदाजा हो गया था। तो बुलाओ अपनी बहन को भी और आ जाओ, बाहर गेट पर मैं खड़ा हूँ, जल्दी आना। वो लाइन डिस्कनेक्ट कर चुका था। महरमा थके थके कदमों से हसन के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। सुल्तान मंजिल को यूं ही छोड़कर अगर शाहिद विला में कदम रखो तो हरून शाहिद का कमरा वैसा ही बोझल था। बेटा हरून, क्या बात हुई है तुम दोनों की? नवाल हरून के सर पर बैठी इनके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछ रही थी। शाहिद साहब इसके पास ही बेड पर बैठे फिक्रमंदी से अपनी इकलौती औलाद को देख रहे थे। इसकी सरमाई आंखें अब भी सुर्ख और सूजी हुई थी। हरून ने ये आंखों का रंग अपने बाप से चुराया था। वो आपको कॉल करके मना कर देंगी, आप खामोशी से इनकार सुन लीजिएगा। वो बज़ाहिर नॉर्मल सा बोला था, लेकिन इसकी आंखों में अजियत इसके बाप ने देख ली थी। अरे ऐसे कैसे इनकार करेंगे? हमने रिश्ता मांगा हुआ है, कोई आज की बात नहीं है, ये तो 2 साल पहले की बात कर चुके हैं हम। और तुम कल तक इसके इश्क में दीवाने हुए जा रहे थे, आज ऐसा भी क्या हो गया कि क्या कह गई है वो? सच सच बताओ। नवाल गमो गुस्से से बोली थी। पापा प्लीज इनसे कहें बस कर दें, मुझे तकलीफ हो रही है। इसने जैसे अपने बाप से इल्तिजा की थी। वो उठकर इसके पास आकर बैठ गए थे। हरून भी उठकर बैठ गया था। पापा, आपको याद है जब मैं छोटा था तो आप मुझे वक्त नहीं देते थे। मैं शुरू से ही शिद्दत पसंद हूँ, ये तो सब जानते हैं। मैं जब जब रोता था या तोड़ फोड़ करता था तब आप मेरे पास आ जाया करते थे। मम्मा मेरा ख्याल रखती थी। मुझे लगा आपकी तवज्जो पाने का यही तरीका है और मैं हर दूसरे दिन यही सब करने लगा। आप भी मुझे वक्त और प्यार देने लगे और मम्मा ने भी अपनी एक्टिविटीज कम कर ली। मैं खुश हो गया, सब अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर वो रुका।
پھر کہنا شروع کیا، آپ حیدرآباد چلے گئے، مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے وہی سب شروع کر دیا۔ تب پھپھو نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، پاپا کو تنگ نہ کرو، ان کا کام ہی ایسا ہے، میری وجہ سے آپ کا حرج بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کہا بڑوں کی بات مانا کرو اور صبر کیا کرو۔ میں نے بڑے غور سے سنی ان کی بات اور پورا ایک ہفتہ صبر سے آپ کا انتظار کیا۔ بڑوں کی بات ماننے کو کہا گیا تھا ماما، ماما کی میں نے ہر بات مانی، مانی نا ماما؟ وہ رو کر اپنی ماں کی طرف گردن موڑے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میر جان، تم نے مانی تھی، میری ہر بات مانی۔ وہ نم آنکھوں سے بھیگے لہجے میں بولی تھی، اور پھر آپ واپس آ گئی، میں بہت خوش ہوا۔ آپ ہمیں گھمانے کے لیے لے گئے، میں تب مجھے وہ سائیکل پسند آئی۔ وہ تزاریہ سا ہنسا تھا۔ آپ نے بولا میں لے دوں گا، اور میں نے بات مان لی آپ کی، اور میں نے صبر کیا، پھپھو کی بھی بات مان لی، لیکن آپ نہیں دلا سکے۔ تب مجھے پھپھو اور اس کی سب باتیں جھوٹی لگنے لگی۔ مجھے لگا اگر میں آئندہ بھی چپ رہا تو اس ساکل کی طرح مجھ سے سب کچھ دور ہو جائے گا، میرے سارے پیارے آپ خالے مما سب دور ہو جائیں گے مجھ سے۔ کاش آپ اس دن میری بات مان لیتے تو میں ساری زندگی بھکاری نہیں بنا رہتا، میں بھی اپنی عزت کراتا پپا، میں خود کو مقام دیتا۔ لیکن آج میں نے اپنا بھن رکھ لیا ہے مما۔ مما، میں بھکاری نہیں بن سکا، میں نے وقار رکھ لیا، محبت کو جانے دیا۔ محبت ویسے بھی جا چکی تھی، میں قید نہیں کر سکتا تھا، کیسے کرتا قید؟ محبت تو جذبہ ہے، انسان تو نہیں، کوئی پرندہ تو نہیں، اس کے لیے جانے دیا ہے۔ اس کا جانا میرے دل کو مار گیا، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ ہارون شاہد بھکاری نہیں بنے گا مما، ہارون شاہد اپنی عزت کرے گا، وقار کو محبت پر فوقیت دے گا۔ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ نوال اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس لیے روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ پاپا، کین آئی ہگ یو؟ آئی ایم ان پین۔ وہ جس طرح سے کہہ رہا تھا، شاہد حسین نے اس کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اچھا کیا اس کو جانے دیا۔ اب تم اس سے نظریں ملا کر بات کر سکتے ہو، اب تم باوقار بن سکتے ہو، تم بھکاری نہیں ہو، تم باوقار ہو میرا بچہ۔ پاپا، میرا دل دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، میں کیا کروں؟ وہ رو رہا تھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے۔ میں اس کے آگے جھکوں گا نہیں، بھیک بھی نہیں لوں گا محبت کی، میں اپنا وقار بھی رکھوں گا، لیکن میرا دل یہ ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ میں جب اس کے منہ سے سفیر کا نام سنتا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو، بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہیں سے بھی 14 سالہ بچہ نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک تو 2 سال کے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ کو جسے کوئی شکایت کر رہا تھا۔ پپا، اللہ مجھے صبر دے گا نا؟ اس نے اپنے باپ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، بہت صبر دے گا وہ تمہیں، تم سو جاؤ ہارون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اس کو لٹاتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا بیٹا اعصاب کا کمزور تھا، بچپن سے ہی وہ ذرا ذرا سی باتوں کو دل پہ لگا لیتا تھا، اور کئی کئی دن یا تو اس بات سے اداس رہتا یا پھر غصہ کر کے یا چیزیں توڑ کر اپنی ناراضگی ظاہر کرتا۔ آج اپنے بیٹوں کی اس حالت میں دیکھ کر اس کو لگا تھا کہ ہارون تو کبھی بڑا ہوا ہی نہیں، وہ تو اندر سے وہی ڈرا سہما سا بچہ ہے جیسا کہ اپنے جڑوا بھائی کی موت کے بعد تھا، بالکل ویسا۔ آج ان کو یہ 24 سالہ ہارون ایک بار پھر وہی 10 سالہ ہارون لگا تھا جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ تب بھی اتنا ہی ڈرا سہما تھا جیسا کہ آج۔ کاش ہارون شاہد سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ حالے، باہر آ جاؤ، پھر انتظار کر رہے ہیں ہمارا، مہرماں کمرے کے دروازے سے جھانکتے متوازن لہجے میں بولی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں میرون کلر کی شال تھی، لہجہ ایسا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حسن دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، جبکہ حالے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اور جب بولی تو اس کی آواز سرد تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جو آپ ہی کو اتنا غصہ آ جائے۔ تم چاہتی ہو میں معافی مانگوں؟ وہ بازو سینے پر لپیٹے سکون سے بولی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نہیں جاؤں گی مطلب نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت حسن چپکے سے اٹھ کر الماری سے اپنی شرٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ میں اپنے اسی پرسکون انداز میں قدم قدم چلتی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے رخ موڑ لیا تھا۔ I'm sorry and
आई मीन इट। इसके लहजे में माजरत थी। इसने नरमी से हाले का बाजू पकड़ के इसको खड़ा किया था। हाथ में पकड़ी शॉल इसके कंधों पर फैलाई थी। हाले गोया बुत बन चुकी थी। तभी हसन बाथरूम के दरवाजे से नमदार हुआ था। इसने दूसरी शर्ट पहन रखी थी। बाल सलीके से बने हुए थे। मैं तो तैयार हूं, चलें? तो उन्होंने घूर के इसको देखा था। क्या मतलब? मेलो ड्रामा खत्म नहीं हुआ अभी तक? इसके लहजे में हैरत थी। और करेले, तुम किस खुशी में तैयार हुए हो? तुम्हारा वलीमा है जो ये आतिशी गुलाबी शर्ट पहन के निकले हो? हाले कमर पर हाथ रखे दांत कचकचाते हुए बोली थी। लेकिन ये तो पिंक है ही नहीं, ये तो पीच कलर का शेड है। हाँ लाड साहब से गलतियां निकलवा लो। अच्छा बस बस चलो, अब सफीर जम गया होगा, बहन ने बीच बचाव करते हुए कहा था और आगे बढ़ के हाले का हाथ थाम लिया था। वो अपनी बहन का बढ़ा हुआ हाथ नहीं झटक सकती थी, ये तो तय था। और जब वो माफ कर देती थी तो बस कर देती थी। दिल में बुग़्ज़ और अनाथ को जगह देने वालों में से वो नहीं थी। वो इसका माना था कि किसी को माफ करो तो दिल से और इतने खलूस से करो कि जब इसको माफ कर दो तो दिल में कोई मैल ना बचे, और अगर बचता है तो इसको माफ करने की अदाकारी भी ना करो। थोड़ी देर बाद वो सुल्तान मंजिल से बाहर आ गए थे। बहन ने घर में पहले ही बता दिया था। जब वो बाहर निकल के उन्होंने सफीर को कार के बोनट पर बैठे देखा था। वो मोबाइल पर कुछ देख रहा था। इनको देखकर नीचे उतर आया था। इसने ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक ही पैंट पहन रखी थी। वो सादा से हुलिये में भी हाले के दिल को धड़का गया था। वो तीनों भी गाड़ी के पास आ गए थे। महर फ्रंट सीट का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गई थी। हसन और हाले पिछली सीट पर चले गए थे। जब भी सफीर के साथ उन्होंने कहीं जाना होता था, महर आगे ही बैठती थी। एक इस्तेहाक सा था कि इसके अंदाज में जैसे ये जगह इसी की है। वो कभी मिराज, शम्स, हत्ता कि यूसुफ सुल्तान के सामने भी आगे बैठने से नहीं कि हिचकिचाती थी। आज भी वो इसी हक के साथ सफीर के साथ वाली सीट पर बैठ चुकी थी। बहुत बहुत मेहरबानी आप दोनों की, जो बाहर निकलने की जहमत की। बंदा ना चीज को अपनी आमद का शर्फ बख्शने का शुक्रिया, वो जले कटे लहजे में बोला था। मैं तो कब का तैयार था भाई, ये इन दोनों ने ही देर लगाई है। अपने मेकअप के चक्रों में लिखवा लें, अब 2-2 किलो का मेकअप तो जरूर थोपा होगा। क्यों भाई, क्या कह रहा है ये? सफीर ने मुस्कुराहट जब करते पूछा था। बच्चे, हमारे लिए बना है तो हमने ही लगाना है ना। तुम्हें चाहिए तो बता देते, तुम्हारे भी गालों पर होंठों पर टेंट लगाती और आंखों पर लाइनर क्यों लगाना है? बहन ने भिगो के मारी थी। हालांकि लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। इसने सर सीट की पुट से टिका दिया था, जैसे कलेजे तक ठंड उतरती महसूस की हो। जबकि हसन तो दिल मिलाकर रह गया था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। हालांकि बात अलग थी, लेकिन वो महर के साथ अदब के दायरे में ही रहता था। देखो महर, ये बहुत ही पर्सनल अटैक था मेरे छोटे भाई पे। कुछ तो ख्याल करो यार। इसको देखो गौर से और बताओ भला, वो जितना मर्जी मेकअप कर ले, शक्ल तो वही रहेगी ना, छीले हुए आलू जैसी। सफीर भी कहाँ बाज रहा था। और बस हाले के अंदर की बड़ी बहन जाग चुकी थी। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतना हैंडसम है मेरा भाई, इसको क्या जरूरत मेकअप की। और छिला हुआ आलू बस मैं ही कह सकती हूँ, और कोई नहीं। हाले ने गोया ऐलान किया था। हसन की आंखें चमक उठी थी। अम्मा सही कहती थी, हाले हसन की दूसरी माँ है। वो बिल्कुल देसी माँ की तरह हर वक्त हसन के खाने पीने सेहत का ख्याल रखती, लेकिन इसको जलील करना भी अपना फर्ज समझती थी। लेकिन जो ही कोई भी इसके सामने आया या इसके पीठ पीछे हसन के बारे में कुछ कहता, वो इसका दिफा करने पहुंच जाती थी। अच्छा अच्छा बाबा, नहीं कहते कुछ भी। आपके भाई को ये बताए क्या खाएंगे आप सब? सफीर को हालांकि ये आदत बहुत पसंद थी। वो आम लड़कियों की तरह हर बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी, बल्कि अपने मौक़िफ़ पेश करके अगले को लाजवाब करती थी। आइसक्रीम खा लेते हैं, महर की तरफ से जवाब आया था। जो भी आप सब खाना चाहें बता दें, ट्रीट मेरी तरफ से है। अगर ये ट्रीट आपके वापस आने की खुशी में है तो आप हमें टरखाने की कोशिश मत करें, हाले बोली थी। अरे नहीं, वो ट्रीट कर्ज रही मुझ पे। ये तो बस वैसे ही तुम सबके साथ वक्त गुजारने के लिए है। वो ये नहीं कह सकता था कि बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। चले फिर पिज्जा खिला दे और ब्रोस्ट। हसन ने अपनी पसंद बताई थी। नहीं, मुझे तो स्प्रिंग रोल और फ्राइड चिकन खाना है, हाले ने भी फरमाइश की थी। और महर तुम, जो आप खिला दे। महर ने कंधे उचकाए थे। तुम खुद बताओ ना, जाहिर है कुछ तो फेवरेट होगा तुम्हारा। देखो, हसन और हाले ने भी अपनी पसंद बताई है, अपनी राय देना सीखो लड़की, सफीर नॉर्मल सा बोला था, जबकि मेहरमा के चेहरे पर साया सा लहराया था। चर्ची ने तो कहा था सफीर को वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो हर बात पर अपनी राय देती हैं। बच्चों के लिए बीफ बर्गर ले आए, हसन ने अपनी मुश्किल आसान की थी।
हाँ ठीक है, यही ले आए, वो बुझे हुए दिल के साथ बोली थी। थोड़ी ही देर में वो चारों शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। इन तीनों के लाख मना करने के बावजूद सफीर इनको यहाँ ले आया था। कराची का ऐसा कोई रेस्टोरेंट शायद ही हो जहाँ हाले और हारून ने खाना ना खाया हो। कोई ढाबा, कोई कैफे ऐसा नहीं था जिसका हाले को पता ना हो। घर का तो खाना वो शाज़ो नाज़र ही खाती थी। वो अपनी सारी पॉकेट मनी, सारी सेविंग या तो खाने पर उड़ाती या डायमंड पर। खाना और डायमंड और इसकी कमजोरी थी, और अच्छा खाना खाने के लिए वो घंटों का सफर करना भी बर्दाश्त कर लेती थी। सफीर को भी जब कोई बिजनेस डिनर अरेंज करना होता या किसी दोस्त को खाना खिलाना होता तो वो हाले से ही राब्ता करता। आज तक कभी मायूस नहीं हुआ था, जबकि महर इन सब चीजों से बहुत दूर थी। इसे घर का खाना और घर में रहना ही पसंद था। सफीर तो इसको खाना खाने से ज्यादा खिलाना पसंद था। वो जब भी इस्लामाबाद से वापस आता हाले लाजमी ट्रीट लेती, और यही हारून और इसका झगड़ा हो जाता। वो हमेशा ही कहता था, हाले तुम्हें 4 घंटे की ड्राइविंग पे भी कहीं खाना खाना हो तो मुझे बताओ यार, हम दोनों जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। तुम इस सफीर से क्यों बोलती हो? मैं मर गया हूं क्या? मुझे कहो, मैं तो तुम्हें कभी मना नहीं करता, फिर क्यों करती हो ऐसा? तुम्हारे पास अगर इतने ही पैसे हैं तो जाके किसी यतीम खाने को दान कर दो, मुझे नहीं जरूरत तुम्हारी मेहरबानियों की। चचाजाद है वो मेरा, मेरा ट्रीट लेने का हक है, मैं लूंगी ट्रीट। काश तुम इस चचाजाद के आगे भाई लगाना भी शुरू कर दो तो मेरे दिल को करार आ जाए। इस रेस्टोरेंट में भी वो हारून के साथ आ चुकी थी और यहाँ का खाना इसको ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन सफीर को ये जगह पसंद थी, सो वो खुद पर जबर करके बैठी थी। इसे हारून शिद्दत से याद आ रहा था। आज पहली बार थी जब वो लोग इसके बगैर आए थे। हर दफा वो साथ आता था, सफीर से लाख इख्तिलाफ से ही, लेकिन हारून इसको अकेले तो मर के भी ना जाने दे। हालांकि हसन और महर भी हमेशा साथ ही आते थे, लेकिन हारून के लिए वो फिर भी अकेली ही थी। आप नहीं खा रहे तो मैं खा लेता हूँ ये भी। हसन का नदीदा बिन इसको हाल में खींच लाया था। हाँ बेटा, पेट की प्यास ने तुम्हें आप बोलना भी सिखा दिया। तुम्हें तो मैं सही खिलाती हूँ, जरा हाथ तो लगा कर। मेरी प्लेट को आया बड़ा। खुद भी तो नहीं खा रहे, हारून भाई के ख्यालों में गुम है। वो पेट की प्यास नहीं, भूख होती है, वो मुंह बनाकर बोला था। इन दोनों की लड़ाई को एंजॉय करता सफीर हसन की बात पर टटका था, जबकि महर खामोशी से अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी, जिससे इससे फर्क ही ना पड़ता हो किसी चीज से। क्या मतलब? हारून को क्यों याद करेगी ये इस वक्त? वो पूछ ही बैठा था। हर दफा ये हारून भाई के साथ आती है ना, इसीलिए। हसन ने जवाब दिया था। हाले ने सफीर का मूड खराब होते देख लिया था। जाहिर है वो हर जगह मेरे साथ नहीं आ सकता, हम कजन्स हैं, एक घर में रहते हैं, अब क्या कहीं भी जाएंगे तो इसको साथ लाना होगा। वो भी मेरा कजन है, घर का फर्द भी, और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। आप इसको बेशक साथ ना लाएं, लेकिन मैं जहां भी जाऊंगी इसको याद करूंगी। आप क्या मेरे जहन पर भी पहरे बिठा देंगे? वो इस अंदाज में बोली थी कि महर ने सर उठाकर इसको देखा था। हाले, सफीर का ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझती हो, वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। नहीं महर, इनको मत टोको, ये वाकई सही कह रही हैं। मेरी भी गलती है, हारून को पूछ लेना चाहिए था मुझे। ऊपर से वो बीमार भी है, सुबह तुम्हें यूनी छोड़ने जाऊंगा तो जरूर इससे मिल लेंगे, ओके? वो सेकंड्स के अंदर खुद पर कंट्रोल कर चुका था। सुबह देखेंगे, वो लापरवाही से बोली थी। हसन और महर तो बस इसको देखकर ही रह गए थे। सफीर भी खामोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खा चुके थे, सो घर की तरफ रवाना हो गए थे। सफीर ने दोबारा हाले से कोई बात नहीं की थी। घर तक का सफर खामोशी से गुजरा था। घर पहुंचकर सब अपने कमरों में की तरफ बढ़ गए थे। रात के 12 बज चुके थे जब हाले किचन में अपने लिए कॉफी बना रही थी। वो कॉफी बनाकर जैसे ही किचन से बाहर निकली थी, इसको सामने फरवा खड़ी दिखाई दी। ये शाही सवारी इस वक्त किधर से आ रही है? वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाई थी। वैसे तो इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं किसी जवाबी हमले का, लेकिन मेरे मुंह लगे हैं तो आपको भला नींद कहाँ आएगी? तो मैं आपको बता ही देती हूँ, ये शाही सवारी आपके वलियत शहजादा सफीर के साथ खाना खाने गई हुई थी और थोड़ी देर पहले ही लौटी है। इसकी आंखों में एक अलोही सी चमक थी। इसके लहजे का मान हान, यही मान इस वक्त फरवा को ठटका था। बात सुनो लड़की, सफीर भाई बोला करो, तुम 9 साल बड़ा है वो तुमसे। अब कोई बच्ची नहीं हो तुम जो इसको नाम से पुकारती हो। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो मैं आपको बताती चलूं, ना ही मेरा दीन और ना ही मेरे मुल्क का कानून इनको मेरा भाई बनाता है। और रही आप, तो सारा घर जानता है हाले सुल्तान आपको कितनी सुनती है। और इनको तपाते हुए बोली थी, 3-4 साल पहले तक तो तुम्हें दीन और कानून भूला हुआ था, अब अचानक कैसे याद आ गया? तब तो तुम इससे भाई बुलाती थी। तब मैं बच्ची थी, मासूम सी, कम उम्र सी, नन्ही के लिए।
अब ये काम करने लगा है। वो उंगली से अपनी पेशानी पर दस्तक देती हुई कह रही थी, इसने मुझे गौर व फिक्र करना सिखाया, और जब मैंने तहकीक की तो मुझे इल्म हुआ। वो 2 कदम आगे इनके कान के पास झुकी थी कि सफीर मेरा भाई नहीं। वो एक एक लफ्ज पर जोर देती बोली थी और इनके करीब से गुजरती हुई ऊपर की तरफ चली गई थी। पीछे फरवा पैर पटकती रह गई थी। वो बिल्कुल नगीन की तरह जहर उगलती थी। उन्होंने एतराफ किया था। वो अपने घर के छोटे से बगीचे में घास पर बैठी थी। पहले ये घास बहुत घनी थी, लेकिन जब से उमर ने वो छोटी सी साइकिल ली थी, इनके बगीचे का घास उजड़ कर रह गई थी। उमर का जब दिल करता वहां से घास को अपने छोटे छोटे हाथों से तोड़ता, एक शॉपर में जमा करता, इस शॉपर को साइकिल पर लटकाता और सीधा नफीसा के पास पहुंच जाता। ले अम्मा, आज का सौदा ले आया हूं मैं। वो बिल्कुल साथ वालों के सरमद की तरह बोलता, जैसे सरमद अपनी माँ को सौदा ला के देता था। बिल्कुल उमर इसी तरह नफीसा के महबूब बगीचे के घास तोड़ कर लाता। वो 1000 दफा कह चुकी थी कि इनको सौदा नहीं चाहिए, वो खुद जाकर ले आएंगी, लेकिन उमर ने गोया ना सुनने की कसम खा रखी थी। अब तो 3 दिनों से वो घास भी नहीं लाया था। वो घास पर बैठ कर हाथ फेरते हुए सोच रही थी। इनकी बचपन की सहेली जरीना इनके साथ ही घास पर बैठी थी। नफीसा, तुम परेशान मत हो, उमर ठीक हो जाएगा। वो इनके घुटने पर हाथ रखती हुई बोली थी। और वो केस, इसका क्या करूं मैं जरी? अधूरा छोड़ दूं? इस लड़की को इंसाफ की उम्मीद दिलाई है मैंने। इसके बाप से मैं वादा कर चुकी हूँ कि मैं इसकी माँ के आंसू मुझे सोने नहीं देते। वो लड़की 40 दिन तक मुख्तलिफ लोगों से हवस का निशाना बनती रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो 10 दरिंदा सिर्फ इंसान ये देखना चाहते थे कि इस लड़की का होने वाला बच्चा इन 10 लोगों में से किसका होगा। मैं इस बच्ची को क्या जवाब दूं? तुम केस मत छोड़, देख लो, शायद उमर का इलाज पाकिस्तान में ही हो जाए। हैदराबाद के एक एक डॉक्टर को उमर की रिपोर्ट्स दिखा चुकी हूँ, कोई भी राजी ही नहीं होता इसके केस में हाथ डालने को। कराची और इस्लामाबाद में भी महसन देवर बात कर चुका है, लेकिन बेसुध। अमेरिका एक सर्जन है, महसिन के दोस्त हैं, उन्होंने हामी भरी है सर्जरी के लिए। वो चाहते हैं अगले महीने तक आ जाऊं मैं उमर को लेकर, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? उमर ने मुझे आजमाइश में डाल दिया है। वो वाकई परेशान थी, इनकी स्याह आंखों में तकलीफ थी। तो क्या करोगी अब तुम? क्या तुम उमर को गोद लेने पर पछता रही हो? अल्लाह ना करे मैं कभी उमर के होने पर पछताऊं। बस मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस समझ रही हूँ। इस वक्त मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन उमर की बीमारी मुझे तोड़ रही है। कोई भी माँ अपने बच्चे को बीमारी नहीं देख सकती। ये इसके लिए सबसे मुश्किल चीज थी। मैं जब जब उमर को देखती हूँ ना, जब जब इसकी तकलीफ जो होती है, मेरा जी चाहता है मैं सारी दुनिया अपने बेटे पर कुर्बान कर दूं। बस कोई इसकी ये तकलीफ दूर कर दे। इसकी बीमारी मुझे खाए जा रही है, मैं क्या करूं? नफीसा, तुम ये केस छोड़ दो, उमर को लेकर अमेरिका चली जाओ। सरी ने वो बात कह दी थी जो अभी तक वो खुद से भी नहीं कह पाई थी। और वो लड़की, इसका क्या होगा? तुम जानती हो ये कितना हाई प्रोफाइल केस है। इसमें मुलविस लोग कोई आम लोग नहीं है। कोई आईजी का बेटा है तो कोई मेजर का, कोई एमपीए का भतीजा है तो कोई किसी बिजनेस टाइकून का भांजा। मैं गरूर नहीं कर रही, लेकिन ये बताओ, क्या कोई और वकील है इस शहर में जो ये केस लेगा? इन 10 लड़कों ने मिलकर 40 दिन तक एक लड़की के साथ ज्यादती की है। इस लड़की के माँ बाप में से मैं वादा कर चुकी हूँ कि मैं ये केस किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने इनसे, इस केस को खत्म करने के लिए। इस बच्ची के माँ को मजबूर कर दिया, इसके बाप की नौकरी खत्म करवा दी। इनकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रही इस माशरे में। ऐसे में इनके पास बस एक ही चीज है, एक ही फिक्रा है जिसके खातिर वो ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, इंसाफ। बस यही एक लफ्ज इनकी उम्मीद है। मैं ये भी छीन लूं तो बताओ ना जरी, क्या करूं? तुम तस्वीर का एक रुख दिखा रही हो मुझे, दूसरा रुख मैं दिखाऊं तुम्हें? वो आम सी सूरत वाली मुखलिस औरत रसान से बोली थी। उन्होंने उमर को स्कूल से निकलवा दिया, तुम्हारे बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए। रोज जब तुम कोर्ट जाती हो तो इनके भेजे हुए गुंडे तुम्हें हरासा करते हैं। आधी रात को तुम्हारे घर के शीशे तोड़ जाते हैं। जब तुम बेकरी से सामान लेने उतरती हो तो तुम्हारी गाड़ी के बीच सड़क पर जला दिया जाता है। कोई भी डॉक्टर तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं करता, वो दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन कोई डॉक्टर इसको एक पेन किलर देने को भी तैयार नहीं। अगले हफ्ते तो तुम्हारे घर में खाने का सामान भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम उमर का इलाज और घर का राशन साथ में मेंटेन कर सको। नफीसा ने इसकी बातों पर कुर्ब से आंखें मीच ली थी। आंसुओं का एक गोला था जो गले में अटक गया था। लेकिन नहीं मेरी दोस्त, तुम केस मत छोड़ना, ये जरूरी है। इनको इंसाफ दिलाना बहुत आसान है।
बहुत सस्ता, एक ही कीमत है बस इसकी, एक कीमत। वो बहुत पुरसुकून से नॉर्मल लहजे में बोल रही थी। क्या? बताओ, मुझे क्या कीमत है? नफीसा एक मोहम सी उम्मीद से नजर आई थी। उमर की मौत, बस यही कीमत है इसकी, इसको जीतने की। और नफीसा को लगा था जरी ने इसके दिल को मुट्ठी में ले लिया हो। जरी, तुम्हारी जुबान मफलूज ना हुई? ये सब कहने से पहले शर्म ना आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतनी आसानी से मेरी उम्र के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हो? मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें मोहब्बत, नरमी, प्यार हर अंदाज से समझा चुकी हूँ नफीसा, लेकिन तुम्हारी सुई एक ही जगह अटकी हुई है कि इसका क्या होगा। क्या तुमने ये सोचा है उमर का क्या होगा? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा आईना। मैं वही बात करूंगी जिसमें तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारी खुशी हो। और ये सब कुछ बस एक इंसान से जुड़े हैं, उमर। लेकिन ठीक है, अगर तुम फिर भी कुएं में कूदना चाहती हो तो ठीक है, मैं साथ कूदूंगी। जो भी तुम्हारा फैसला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दो चीजें साथ साथ नहीं कर सकती, केस या उमर। उमर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। वैसे भी एक बात बताओ, अगर उमर तुम्हारी सगी औलाद होता, क्या तब भी तुम यही सब सोचती रहती, या फिर 1 मिनट के अंदर फैसला करती? जरी की बातों पर नफीसा ने जख्मी नजरों से इसको देखा था। इनकी आंखों में दर्द था, बेबसी थी। क्या था जो इस वक्त इस मजबूत औरत की आंखों में नहीं था? मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। पाकिस्तान के एक एक शहर में जाऊंगी, एक एक अस्पताल में उमर की रिपोर्ट्स लेकर जाऊंगी। कोई तो डॉक्टर ऐसा होगा जो मेरे उमर का इलाज करेगा। कोई तो होगा जिसको अपने फर्ज से मोहब्बत होगी। मैं हार नहीं मानूंगी। उमर मेरी कमजोरी नहीं है, वो ताकत है मेरी। और एक और बात, अगर उमर की जगह मेरी सगी औलाद भी होती, तब भी मेरे लिए फैसला लेना इतना ही मुश्किल होता जितना अब है, क्योंकि जिस पेशे से मैं मुंसलिक हूँ वो बहुत मुकद्दस है। इसका तकद्दुस मेरे लिए हर चीज से अहम है। और वो ये कहती हुई उमर के कमरे की जानिब बढ़ गई थी, जबकि जरी वहीं इसी उजड़ी हुई घास पर बैठी रह गई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।